हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे और एक बार फिर से आपके सामने एक श्रृंखला की अगली कड़ी को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि हिस्ट्री ऑन मैप की है। आप सब लोगों को मालूम है कि हिस्ट्री ऑन मैप में हम लोग लगातार इतिहास के वो सारे स्थल जो हमें मैप में देखने चाहिए और उसके अनुसार हिस्ट्री जो पढ़नी चाहिए या उसकी जानकारी जो इकट्ठी करनी चाहिए, उसको हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। लगातार आप लोगों ने सभी एपिसोड्स देखे हैं, काफी अच्छा आप लोगों का साथ मिला है और इसी उत्साह के साथ मैं श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर के आया हूं। आज के इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले इस प्रोग्राम से संबंधित एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूं। अभी तक आपको हिस्ट्री ऑन मैप वीक में 2 दिन यानी कि बुधवार और बृहस्पतिवार को मिलता था। अब से ये प्रोग्राम आप लोगों को हफ्ते में 3 दिन मिलेगा, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ठीक है, तो ये 3 दिन प्रोग्राम आप पा करके कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको खुशी हुई होगी निश्चित तौर पर। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही बताइएगा कि आप हिस्ट्री ऑन मैप को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, कितनी तैयारी आपकी हो रही है या क्या कुछ और चाहते हैं आप हमसे कि इसमें और ऐड ऑन किया जाए जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो पाए। बहरहाल, हमने पिछले कुछ अध्यायों में लगभग 5 श्रृंखलाएं जो आपको प्रस्तुत करी हैं, उसमें मैंने विस्तृत तौर पर पाषाण कालीन जो भी संस्कृतियां थीं, उन स्थल जो थे, उन स्थलों को नक्शे पर बखूबी दिखाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप सब लोगों ने उसके मैपिंग ठीक तरीके से करी होगी। हिस्ट्री ऑन मैप मैपिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं किया है तो फिर कहीं ना कहीं आपको दोबारा से उसे देखना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए खैर, आज की जो चीजें हमें बतानी थी खुशखबरी के तौर पर वो मैंने बताई। सेक्शन की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, क्योंकि कल हम लोगों ने जब धातु युग पढ़ रहे थे, धातु काल पढ़ रहे थे, तो उसमें लौह संस्कृति तक हमने पढ़ लिया था। साथ ही साथ पाषाण काल में एक महापाषाण काल का जो हिस्सा था उसके बारे में भी जाना था। तो चलिए उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंचेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले एक रिवीजन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उसका कनेक्शन रिवीजन से है। आप लोगों को मैंने नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज के बारे में बताया था कि नहीं? आप सब लोगों ने नियोलिथिक एज की जो साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं, उनको लोकेट किया होगा अपने मैप में। नियोलिथिक साइट के बारे में बाद में मैंने बताया था, जब हमने ताम्र पाषाणिक सभ्यता पढ़नी शुरू करी थी, तब मैंने आपको बताया था कि नवपाषाण काल को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो वो क्या है 2 भाग? चलिए उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है? हड़प्पा। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? हड़प्पा। आप इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और मतलब इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, तो हम इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, है ना? सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम आज इसके जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। खास तौर से आज हम हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भौगोलिक इसका विस्तार है, इसका जो भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में जानेंगे। भौगोलिक विस्तार, ठीक है, भौगोलिक विस्तार के ऊपर आज हमारी चर्चा होगी। भौगोलिक विस्तार के बाद हम चर्चा करेंगे कि इसके महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं और वो कहाँ लोकेटेड हैं, वो कहाँ पर अवस्थित हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि इसकी शुरुआत हम लोग थोड़ा यहां से लेकर के चलते हैं, नवपाषाण काल से। कहां से लेकर के चलते हैं? नवपाषाण काल से। थोड़ा सा क्यों नवपाषाण काल से लेकर के चलते हैं उसका कनेक्शन अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, अगर हम नवपाषाण काल की बात करें, नवपाषाण काल, तो मैंने आपको बताया था कि नवपाषाण काल को हम इसकी स्टडी के अकॉर्डिंग हम देखें तो 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं बहुत इजीली। एक है हमारा गैर मृदभांड संस्कृति हमको देखने को मिलती है, और एक हमारी संस्कृति इसी की देखने को मिलती है मृदभांड। यानी कि नियोलिथिक जो कल्चर है उसको हम लोग नॉन पॉटरी डिवीजन कर सकते हैं उसका, और पॉटरी डिवीजन कर सकते हैं। तो नॉन पॉटरी यानी कि गैर मृदभांड काल जो है, और दूसरा क्या है? एक मृदभांड काल है। और आप लोगों को मालूम है कि जो दूसरा वाला काल है मृदभांड काल, इसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि
ये एक ऐसा समय हुआ जिसमें आप धीरे धीरे देखेंगे धातु युग जो है वो एंटर कर जाता है, यानी मृदभांड काल के अंत में ही आपको धातु का प्रयोग देखने को मिलता है, और धातु में भी सर्वप्रथम प्रयोग जो है आपको तांबे का देखने को मिलता है। इसी काल के अंत में धातु का प्रयोग है ना, धातु, और धातु में भी कौन सा, तांबा का प्रयोग, ये हमको देखने को मिल जाता है। क्योंकि इसके अंत में धातु का प्रयोग होने लगा है, धातु में भी तांबे का प्रयोग होने लगा है, इसीलिए हम इस सभ्यता को ताम्र पाषाणिक सभ्यता कहने लगे। ताम्र पाषाणिक सभ्यता। अब ताम्र पाषाणिक क्यों कहा गया था? क्योंकि तांबा मिलने लगा था और था ये पाषाण काल का अंतिम हिस्सा, इसलिए इसको हमने ताम्र पाषाणिक सभ्यता कह दिया था। अब ये जो ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, इसकी बहुत विस्तृत कालावधि है, और इसकी विस्तृत कालावधि में ही हमको इसके डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि हड़प्पा के डेवलपमेंट के रूप में जाने जाते हैं। अब ये किस रूप में है, इनके डेवलपमेंट, इसके विस्तृत कालावधि किस तरीके की, उसको भी हम लोग 2 से 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्राक हड़प्पा, मतलब ये जो डेवलपमेंट है, जो ताम्र पाषाणिक सभ्यता जो हमारी देखने को मिल रही है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति या काल जो हमको देखने को मिल रहा है, इसी में एक हिस्सा आपका प्राक हड़प्पा का कहलाता है। हड़प्पा, इसको अर्ली हड़प्पा कहा जा सकता है, या कि शुरुआत के हड़प्पा का जो समय है, प्रारंभिक हड़प्पा का जो काल है वो ये है, प्रारंभिक हड़प्पा, यानी किसी सभ्यता की शुरुआत का समय है ये। इसके बाद दूसरा काल जो है वो मुख्य हड़प्पा का है, या फिर इसको विकसित हड़प्पा कह सकते हैं, मैच्योर जो हड़प्पा है उसको बोल सकते हैं। तो दूसरा हिस्सा हमारा ये कहलाता है विकसित हड़प्पा का, विकसित हड़प्पा, हड़प्पा, ठीक है। ये हमारा मिड का टाइम है, बीच का टाइम है, क्लियर है, विकसित हड़प्पा वाला। और तीसरा वाला जो है वो कौन सा है, वो है उत्तर हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा वाला जो काल है, ये बेसिकली जब हड़प्पा संस्कृति का अंत होना शुरू हुआ, जिसको हम बोल सकते हैं कि पतनोन्मुख जब होने लगा हड़प्पा, पतन की तरफ, पतन की ओर, पतन की ओर, यानी पतनोन्मुख हो रहा है, तो वो हमारा उत्तर हड़प्पा काल कहलाता है। तो ये सब में ताम्र पाषाणिक सभ्यता हमको देखने को मिलती है। अब अगर इसमें ये ताम्र पाषाणिक सभ्यता तो है, लेकिन इसमें जैसे जैसे हम आगे, जैसे प्राक से लेकर के जैसे हम उत्तर हड़प्पा तक बढ़ रहे हैं, धातु के प्रयोग जो है वो बदलते जा रहे हैं। कैसे बदलते जा रहे हैं? जैसे प्राक सभ्यता की बात करें, प्राक हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तो इसमें पत्थर और तांबे का प्रयोग हमको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें हमको ज्यादातर पाषाण और जो तांबा है, धातु के रूप में तांबा, इसका प्रयोग हमको देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो विकसित हड़प्पा है, ये तांबा और टिन का प्रयोग करके एक मिश्र धातु बनाना सीख गई है। तांबा और टिन का प्रयोग करते हुए एक मिश्र धातु बनाना सीख गए हैं, जिसका नाम है कांसा। तो आप इसे देखते हैं कि ये कांस्य युगीन सभ्यता भी इसीलिए कहलाती है। तो इसके कई सारे नाम हैं। इसको ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्र पाषाणिक सभ्यता, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है, क्योंकि कांसा यहां पर मिलता है। लेकिन जो उत्तर हड़प्पा का जो समय है, उत्तर हड़प्पा के समय में कांसे का प्रयोग और कांसे के साथ साथ लोहे का प्रयोग भी हमको देखने को मिल जाता है। यानी अंतिम चरण में हमको लोहा मिल जाता है, कांसा और लोहा। इसका मतलब ये लौह युगीन सभ्यता तक आ गया। अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जब हमने कल आप लोगों को लौह युगीन सभ्यता बताई थी, तो आपके दिमाग में जा रही थी, एक दो लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके किया था, पूछा था हमसे कि सर वो आपने बताया कि ताम्र युगीन सभ्यता के बाद कांस्य युगीन सभ्यता आई, फिर लौह युगीन सभ्यता आई, तो ताम्र युगीन के बाद आप सीधा लौह युगीन क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो कांस्य युगीन सभ्यता थी वो यहां पढ़नी है हम लोगों को, इसके अंतर्गत हम देख लेंगे, उसके लोकेशन हमको यहां दिख जाएंगे। इनफैक्ट अब हम यहां पे ताम्र पाषाणिक से लेकर के लौह तक के जो हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं, उनको हम अच्छी तरीके से देख पाएंगे। अब इसका मैपिंग से क्या लेना देना है? तो मैपिंग से भी लेना देना है, क्योंकि हम लोग हड़प्पा को इसी 3 डिवीजन में ला करके, लिख करके,
फिर हम उसकी लोकेशन को आपके सामने रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमको ये सारी चीजें कहां कहां से किस किस अवस्था में मिलती हैं, कहां कहां इनकी लोकेशन है। तो ओवरऑल हमको ये पता चल गया कि हड़प्पा में प्राक हड़प्पा जो बस्तियां हैं वो जो हैं मृदभांड, अच्छा वहां पर मृदभांड भी मिले, मृदभांड मतलब मिट्टी के जो बर्तन है वो सब, और वो सब नवपाषाण कालीन है। तो प्राक हड़प्पा में मृदभांड जो है वो नवपाषाण काल को टच करते हुए हैं। फिर विकसित हड़प्पा में हम पहुंचते हैं। तो इस हिसाब से यदि अगर हम देखें तो प्राक हड़प्पा जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला एग्जैक्टली ये वाला जो पोर्शन है, ये कहीं ना कहीं नवपाषाण काल को, नवपाषाण काल का जो अंतिम समय है वो, और जो विकसित यानी डेवलप्ड हड़प्पा जो है, यानी मेच्योर हड़प्पा जो है, उसके बीच में कंजेशन टाइम पीरियड के रूप में या संक्रमण काल के रूप में प्रतिनिधित्व करता हुआ दिख रहा है। आसानी से आप समझ पा रहे हैं ना। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये नवपाषाण काल है, ये वाला विकसित हड़प्पा है, और इसके बीच में प्राक हड़प्पा है। तो ये एक संक्रमण काल को रिप्रेजेंट करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब अगर हम इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड को, इस पूरे के पूरे ये जो स्थल है इसको थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग देखने का प्रयास करें, तो इसमें से जो प्राक सैंधव सभ्यता है वो हमको तकरीबन 3200 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व की देखने को मिलती है। ये वाली 3200 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व की, बिफोर क्राइस्ट में हमको देखने को मिलती है। और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो हमको अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। अफगानिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, सिंध इत्यादि में। तो अब हम इन सब चीजों को मैप के ऊपर लोकेट करने का आपके समक्ष प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैप पे देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट सी सूचना मैं आपको दे देना चाहता हूं। इन सब चीजों को मैप पे हम लोकेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना यह है कि भाई 15 तारीख तक इस बैच में एडमिशन हो रहा है, जो कि 10 तारीख से जिसका बैच शुरू हुआ था। बैच प्रारंभ हुआ 10 तारीख से। किस चीज का ये बैच है? 10 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ। किस चीज का ये बैच है? ये प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यूपीएससी का बैच है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के जो आपकी इंटरव्यू तक का जो पूरा सपोर्ट है वो इसमें मिलेगा आपको। वैलिडिटी के अकॉर्डिंग 18 महीने, 30 महीने या फिर 42 महीने का ये कोर्स आप परचेज कर सकते हो आसानी से। और इसमें अलग अलग शुल्क है, जैसे सिल्वर सबसे न्यूनतम शुल्क का है 23,999 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। इसी तरीके से ये आपका 26,999 रुपए में आपको गोल्ड अवेलेबल हो पाएगा, जिसकी वैलिडिटी 30 महीने की होगी। और प्लेटिनम जिसकी वैलिडिटी 42 महीने है, ये आपको 29,999 में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप चाहें तो अगर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप इसको या इसको या इसको किसी को भी परचेज कर सकते हैं। अगर 2024 टारगेटेड है तो आप किसी भी बैच में एडमिशन लें, किसी भी सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम में से किसी को भी चुने। अगर आप सिल्वर चुनते हैं तो आप उसको अपग्रेड करा सकते हैं गोल्ड या प्लेटिनम में, ये आपके ऊपर है। तो आपको लगता है कि हम 3 साल का अभी नहीं लेने की स्थिति में हैं, तो आप 1 साल या 2 साल वाला ले सकते हैं। ईश्वर करे कि आपका उतने में सिलेक्शन हो जाए, यदि नहीं होता है तो आप अपग्रेड भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आपको इसके लिए एप्लीकेशन पे जाना होगा, एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन पे जाकर के यूपीएससी हिंदी जो है वो आपको देखना होगा। यूपीएससी हिंदी में जाकर के देखेंगे तो ये बैच लगा हुआ होगा। इसमें आप एडमिशन के लिए बाय नाउ ऑप्शन पे क्लिक करोगे। बाय नाउ ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऑफर अवेलेबल का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। पहले से ही 2 ऑफर उसमें इंक्लूडेड हैं, उन दोनों में से किसी भी ऑफर को आपको नहीं चुनना है। ध्यान रखें, नहीं चुनना है। तो फिर क्या चुनना है? उसकी जगह आपको विरद लाइव कोड लगाना है। वो क्यों नहीं लगाना है जो कंपनी ने दिया है? क्योंकि उस पर आपको ये महंगे पड़ेंगे। ठीक है, ये आपका 23,000 की बजाय 24-25,000 रुपए, 23,999 की बजाय तकरीबन 25,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने की क्या जरूरत है? तो आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करें, न्यूनतम शुल्क के साथ में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर इसके अलावा आप बुक इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो बुक्स परचेज करते समय भी आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कुछ भी आपको परचेज करना है आप विरद लाइव कोड के साथ स्टडी IQ पे परचेज कर सकते हो। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, 15 तारीख लास्ट डेट है हमारी, ये ध्यान रखना है। 15th हमारी लास्ट डेट है एडमिशन की इस बैच में, जो कि शाम को 6 बजे से शुरू हो रहा है। तो इससे पहले ही आप जो है एडमिशन ले लीजिए अपना, नहीं तो आपका बैच जो है वो मिस हो सकता है। ठीक है,
चलिए अब हम आपको कुछ लोकेशंस दिखाने वाले हैं, जिससे हम आपको एक एक करके, सबसे पहले प्राक सैंधव जो सभ्यता है उसके कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन को एक फौरी तौर पर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, जैसे यहां पर नजर डालिए, ये मैंने मैप पहले से आपके लिए बनाया रखा है, क्योंकि इसको बनाने में आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। वैसे भी मैंने आपके सामने कई बार मैप्स जो है बना करके दिखाए हैं, तो आई होप कि अब आप आराम से मैप को बना सकते हो। इसमें से जो ये रेड बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये रेड बॉर्डर मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं, जिससे कि आप आसानी से इसको और देख सकें, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और बोल्ड कर देता हूं, चलिए, ठीक है। देखिए, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये जो बॉर्डर है ये इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है। मतलब समथिंग स्केलिंग नहीं करी है मैंने कोई इसकी, ये तो ऐसे ही मैंने रफली बना दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला बॉर्डर जो है, ये वाला, ये इंडिया का है। इंडिया का बॉर्डर यहां पे स्पेशली मैं इसलिए दिखा देना चाहता हूं क्योंकि आपको ये ध्यान रहे कि भारत में इसके साइट्स जो हैं वो कहां कहां पर अवेलेबल हैं, और आप जो हैं समझ सकें कि कहां पर ये इनकी अवस्थितियां हैं। तो ये मैं मोटा कर दे रहा हूं, बस इसको पहले से ही मैंने बनाया हुआ है, इसको जस्ट मैं क्या कर दे रहा हूं, बोल्ड कर दे रहा हूं, देखिए इंडिया का बॉर्डर एटलीस्ट आपको सही तरीके से दिख पाए, ठीक है। ऐसे करके आगे चला जाएगा। तो ये इंडिया का है। अब देखिए, इंडिया के इस बॉर्डर के अकॉर्डिंग एटलीस्ट आपको ये पता चल रहा है कि ये जो लोकेशन है इसकी, वो भारत में ये उत्तरी हिस्सा है, ये नॉर्दर्न पॉइंट है इंडिया में। लेकिन हम केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सैंधव सभ्यता जो है, यानी सिंधु सभ्यता जो है, उसके इंपॉर्टेंट लोकेशंस की बात कर रहे हैं। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, डेफिनेटली ये उत्तर में पड़ेगा, और उत्तर में भी ये वेस्ट का इलाका है, ये ईस्ट का इलाका है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को, नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर भी, और इंडिया के बाहर जब जाएंगे तो ये जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस दिख रही हैं, ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस भारत के बाहर की हैं, पाकिस्तान की हैं। इधर आप चले जाएंगे तो ये अफगानिस्तान की है। सेंस ये चीज आपके मन में क्लियर हो जाना चाहिए कि 3 कंट्रीज हैं जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। वो 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? एक तो ये भारत है आपका, ठीक है, यहां पर ये भारत, ठीक। भारत के अलावा आप देखेंगे ये पाकिस्तान, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अलावा आप देख रहे हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, ये 3 जगहें हैं जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का विस्तार हमको देखने को मिलता है, जिसमें से मैंने आपको बताया कि जो प्राक हड़प्पा सभ्यता जो है वो 3200 से 2600 ईसा पूर्व की मानी जाती है, बिफोर क्राइस्ट की मानी जाती है। अब देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट लोकेशंस में अगर आप अर्ली हड़प्पन्स की बात करते हैं और अफगानिस्तान में देखेंगे तो मुंडीगाक आपको एक जगह यहां पर दिखाई देगी। देखिए, मैंने यहां पर मुंडीगाक एक जगह लिखी हुई है, ठीक है, ऑलरेडी। ये मुंडीगाक, ये जो मुंडीगाक वाला इलाका है, ये जो मुंडीगाक वाला इलाका है, ये वाला, ठीक है, ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। मुंडीगाक के अलावा देह है और मसाई घुंडई करके आपका अफगानिस्तान में ये जगह पड़ता है, मुरासी घुंडई करके। तो यहां ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन को आप अफगानिस्तान के रूप में देख सकते हैं। और इसमें आपको, मैंने आपको बताया मुंडीगाक, मुंडीगाक है यहां पर, ये लिखा ही हुआ है मुंडीगाक, या कहीं कहीं घाक, मतलब घा का उच्चारण लेते हुए भी लिखा रहता है मुंडीगाक ऐसे करके, ठीक है। इसके अलावा देह, इसके अलावा मोरास गुंडई, गुंडई, गुंडई नहीं है, घुंडई है, घा है, मतलब गा और घा का गुंडई ऐसे करके आप देख सकते हो। गा या घा का उच्चारण यहां से निकलता है। ये सारे हिस्से आपके अफगानिस्तान की लोकेशन पे देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला इलाका है, उसमें बहुत सारे लोकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला इलाका है, लगभग वो आप देखेंगे इस तरफ ऐसे देखने को मिलेगा, ये वाला हिस्सा, ये बलूचिस्तान वाला एरिया आपको देखने को मिलता है पाकिस्तान।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह देखने को मिलेगी वो है आपकी मेहरगढ़। मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़। मेहरगढ़, और मेहरगढ़ के बारे में तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है, जब हमने आपको बताया कि भाई कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो आपको मेहरगढ़ में ही देखने को मिलते हैं। मेहरगढ़ के अलावा इसी बलूचिस्तान में आपको किले गुल मोहम्मद भी मैंने पहले बताया हुआ है। किले गुल मोहम्मद, तो ये भी आपका बलूचिस्तान एरिया में ही आपको देखने को मिलेगा। इसी बलूचिस्तान में एक जगह और आपको मिलेगी, नाल। नाल, इसी में आपको मिलेगा कुल्ली। तो ये वाले जो इलाके आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सब नाल, कुल्ली, ये सब जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इसी में एक और जगह मिलेगी अंजीरा। अंजीरा, तो ये सब जो जगहें आपको देखने को मिल रही हैं, ये आपके बलूचिस्तान वाले हिस्से में, किसमें है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, प्राक हड़प्पा, ठीक है, प्राक हड़प्पा। हड़प्पा, इसी तरीके से ये वाला जो हिस्सा है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा, एक ही बात है। ये आपको हिस्सा देखने को मिला। इसके अलावा सिंधु क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सिंधु क्षेत्र में भी आपको प्राक हड़प्पा के कई सारे लोकेशंस देखने को मिल सकते हैं। और सिंधु रीजन, जो सिंधु नदी के आसपास का जो बच रहा है, इधर वाला जो आपका इलाका बच रहा है, ये सब सिंधु इलाके के अंतर्गत आता है। ये सारा सिंधु रीजन के अंतर्गत आता है। इसमें आपको आमरी दिख रहा होगा, ये देखिए यहां पर ये आमरी बना हुआ है, ये कोट दीजी बना हुआ है ना, ये लोकेशंस हैं, आमरी, कोट दीजी, ये लोकेशंस आपको दिख रही होंगी। इसके अलावा पंजाब का अगर हम बात करें तो वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पंजाब में है, यानी पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, उसमें आपको यहां पर देखिए ये हड़प्पा देखने को मिल जाएगा। हड़प्पा के अलावा आपको ये जलीलपुर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, हड़प्पा, जलीलपुर, ये वाला हिस्सा जो है, ये पाकिस्तान का जो पंजाब का इलाका है वहां पर देखने को मिलता है। भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में बनवाली है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, ये वाले जो स्थल हैं, ये कालीबंगा, ये बनवाली, ये राखीगढ़ी, ये वाले भी प्राक हड़प्पा स्थल में हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हालांकि ये अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो ये सिंधु के पास में नहीं है, सिंधु के सहायक नदियों के पास में, सतलज इत्यादि के पास में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अगर पाकिस्तान का जो सिंधु प्रांत है उसमें देखेंगे तो आपको आमरी देखने को मिलेगा, आमरी, कोट दीजी देखने को मिलेगा, कोट दीजी। कोट दीजी के अलावा आप देखेंगे जलीलपुर, ठीक है, जलीलपुर आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हड़प्पा, हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे, आपको एकदम जस्ट रावी नदी के किनारे, रावी नदी जा रही है यहां से, ये रावी नदी है, और ये आपको हड़प्पा देखने को मिल रहा है। तो ये सिंधु के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल हमको देखने को मिलते हैं। अब जलीलपुर और हड़प्पा वाला जो है ये पाकिस्तान का पंजाब है, पाक पंजाब, ये भी हमको ध्यान रखना है, ये पाक पंजाब वाला हिस्सा है। और आमरी, कोट दीजी आपका सिंधु वाले इलाके में आता है। तो ये सिंधु रीजन में, सिंधु या सिंध रीजन जिसको बोल सकते हैं, सिंध रीजन, ये प्राक हड़प्पा में आ गया। ये प्लेस आपका यहां पे प्राक हड़प्पा में आ गया, ठीक है। इसके अलावा ये लोकेशंस जो मैंने आपको भारत में दिखाए, ये भी प्राक हड़प्पा के ही हैं, ठीक है, ये भारत के हैं, ये भारत के प्राक हड़प्पा रीजन है। प्राक हड़प्पा आपको लोकेशंस देखने को मिल रहे हैं, जो कि कहां हैं भारत में, आप देख रहे हैं, बनवाली, बनवाली जो कि हरियाणा में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, कालीबंगा, और एक जगह हमको और देखने को मिल रही है जो कि है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। तो ये लोकेशंस भी आपकी प्राक हड़प्पा की हैं जो मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरे के पूरे जो लोकेशंस हैं वो बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल रहे होंगे कि कहां सिंधु में प्लेसेस हैं, कहां बलूचिस्तान में है, कहां अफगानिस्तान में है, और भारत में किन प्लेसेस में आपको ये प्राक हड़प्पा वाला जो स्थल है वो आपको मिल रहा है। प्राक हड़प्पा का मतलब हमेशा हमें ध्यान रखना है, यहां से पाषाण और तांबे
यानी कि ताम्र पाषाणिक सभ्यता जो है उसके काल जो है हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, शेष अगर इसमें जैसे यहां पर देख रहे हैं कि विकसित हड़प्पा की बात कर रहे हैं, विकसित हड़प्पा के लोकेशंस मैं यहां पर नहीं दिखा रहा हूं। आपने निस्संदेह हड़प्पा को देखा होगा, नहीं देखा हड़प्पा के जो प्लेसेस हैं वो देखे होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लेसेस देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो मैं अभी दिखा दूंगा। लेकिन मोस्टली प्लेसेस जो अभी मैंने दिखाया उसको छोड़ करके ज्यादातर जो हिस्से हैं वो ज्यादातर हिस्से विकसित हड़प्पा के हैं। कार्बन डेटिंग अगर देखी जाए उन वहां से मिले सब्सटेंसेस की, तो वो तकरीबन 2600 से लेकर के 1900 बिफोर क्राइस्ट के हमको देखने को मिलते हैं। कब से कब तक के? 2600 से, ये विकसित हड़प्पा वाला जो हिस्सा है ये आपका 2600 बिफोर क्राइस्ट से 1900 बिफोर क्राइस्ट का हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से उत्तर हड़प्पा काल की अगर हम बात करें तो ये आपका 1900 से लेकर के 1900 बिफोर क्राइस्ट का ही टाइम पीरियड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, से लेकर के 1300 बिफोर क्राइस्ट के आसपास देखने को मिलता है, जिसमें कांसे और लोहे का प्रयोग हमको देखने को मिल जाता है। अब हम उत्तर हड़प्पा के कुछ स्थल आपको जरूर यहां पर दिखा सकते हैं। जैसे उत्तर हड़प्पा में अगर आप देखेंगे तो उत्तर हड़प्पा का जो काल है 1900 से लेकर के मैंने बताया कि 1300 बिफोर क्राइस्ट के आसपास का है। और इसमें गुजरात के लोकेशन में अगर आप देखोगे तो रंगपुर यहां पर एक जगह पड़ती है, गुजरात में रंगपुर, रंगपुर, ठीक है, रंगपुर। और यहीं पर एक और लोकेशन है इस जगह पर, रंगपुर के थोड़ा और नीचे की ओर जब आएंगे तो वहां पे एक जगह पड़ती है रोजदी, रोजदी। तो रोजदी और रंगपुर ये जो हैं ऐसे इलाके हैं जो एट द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको लोहे के प्रयोग के प्रमाण हमको यहां पर दिखा देते हैं। तो ये वाले जो प्लेसेस हैं, ये वाले प्लेसेस गुजरात में हैं, ठीक है, गुजरात में। और ये गुजरात के जो प्लेसेस हैं ये हमको हड़प्पा का जो अंतिम भाग है जिसको हम लोग उत्तर हड़प्पा बोलते हैं, उत्तर हड़प्पा, हड़प्पा। तो उत्तर हड़प्पा के प्लेसेस के तौर पर ये एरिया गुजरात वाला रोजदी और रंगपुर जाना जाता है। तो इस लोकेशन में तो मुख्य तौर से आप देख सकते हैं कि हमने आपको प्राक हड़प्पा की साइट्स बताई हैं, ठीक है, प्राक हड़प्पा की साइट्स बताई हैं। और प्राक हड़प्पा के अलावा हमने आपको उत्तर हड़प्पा की साइट्स बताई हैं। लेकिन और भी जो लोकेशंस हैं जिनको आप देखते हैं, जानते हैं, वो सारी लोकेशंस हमको देखने को मिलेंगी क्या नाम है, मेन जो हड़प्पा का सिविलाइजेशन है उसमें। क्लियर है? अब इन सिविलाइजेशंस में बहुत सारे टूल्स मिले हैं और उन टूल्स में घर में प्रयोग किए जाने वाले या किसी प्रकार से अन्य मानवीय रूप में प्रयोग किए जाने वाले तमाम प्रकार के मृदभांड देखने को मिले। अब इन मृदभांडों के आधार पर अगर हम देखें तो प्राक हड़प्पा के जो क्षेत्र हैं, इन प्राक हड़प्पा के क्षेत्र को कई सारी संस्कृतियों में विभाजित किया गया, कई सारी संस्कृतियों में विभाजित किया गया प्राक हड़प्पा के क्षेत्र को। अब वो संस्कृतियां क्या होती हैं? संस्कृतियां का मतलब मान लेते हैं कि किसी एक प्लेस से किसी खास तरीके का कोई पॉट मिला, क्योंकि हम मृदभांड की बात कर रहे हैं, तो कोई पॉट मिला। अब उसी तरीके का, उसी तरह से, उसी अनुपात में, उसी रूप रंग में, उसी डिजाइन में, उसी मिट्टी का प्रयोग करते हुए, उसी कला का प्रयोग करते हुए अगर उस तरीके के पॉट्स दूसरे क्षेत्रों में भी बड़ी मात्रा में मिलते हैं तो उसको एक कल्चर का नाम दे दिया जाता है उस पर्टिकुलर मृदभांड के आधार पर। जैसे कहीं से चित्रित धूसर मृदभांड मिले और कई जगहों पे चित्रित धूसर मृदभांड मिलने लगे तो उसको पेंटेड ग्रेव वेयर्स वाले यानी पीजीडब्ल्यू संस्कृति के तौर पर जाना गया। कहीं पर काले लाल मृदभांडों के आधार पर अगर देखा जाए तो काले लाल मृदभांडों की संस्कृति वो कहलाती है। इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर अगर हम देखें तो मृदभांडों के आधार पर प्राक सभ्यता को फिर क्षेत्रीय संस्कृति के आधार पर फिर से उसका विभाजन हमको देखने को मिलता है। कई जगहों पर विभाजन देखने को मिलता है और वो विभाजन किस तरीके का है आइए उसको भी देख लेते हैं एक बार। यहां पर देखिए, ये जो मैंने जगहें बनाई हैं ये प्राक संस्कृति के विभाजन है, ठीक है, प्राक हड़प्पा संस्कृति। ये जो विभाजन मैंने आपको बताया है ये क्या है? ये है प्राक हड़प्पा में मृदभांड संस्कृतियां, मृदभांड
संस्कृति क्षेत्र। तो मृदभांड संस्कृति के आधार पर जो क्षेत्र विभाजन है वो हमको यहां पर देखने को मिला, क्षेत्रीय विभाजन हमको देखने को मिल रहा है। अब ये विभाजन जो है मुख्य तौर से देखें तो 3 हिस्सों में आपको विभाजित होते हुए फिर से देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 जगहों पर आपको फिर से विभाजन देखने को मिलेगा। वही सबसे पहले अगर हम इसमें भी अगर हम सबसे पहले बलूचिस्तान वाले इलाके में देखें तो यहां पर हमको नाल संस्कृति देखने को मिलती है। देखिए, अब बलूचिस्तान वाला इलाका मैंने आपको यहां दिखाया था, ये बलूच वाला जो एरिया है ये मैंने आपको दिखाया, बलूचिस्तान वाला इलाका। नीचे आपका सिंध इलाका मैंने दिखाया था। तो उसी तरीके से यहां पर भी आप देखेंगे तो आपको बलूच इलाका दिख रहा होगा। अब बलूच इलाके में कई सारी संस्कृतियां पाई गई हैं। ठीक है, मैं यहां पर अलग कलर से लिख देता हूं जिससे कि आपको बलूच इलाके की संस्कृतियां देखने को मिल जाए। ठीक है, बलूचिस्तान में कौन कौन सी संस्कृति हमको देखने को मिलेगी? एक तो आपको ये देखिए यहां पे राना घुंडई लिखा हुआ है, ये लोकेशन दिख रहा है राना घुंडई। तो राना घुंडई एक लोकेशन है, राना घुंडई संस्कृति। ठीक है, राना घुंडई संस्कृति, सभी के नाम के आगे आप संस्कृति लगा सकते हो। इसी तरीके से आपको मिलेगी झाव संस्कृति, इसी तरीके से आपको मिलेगी यहां पर कुल्ली संस्कृति, ठीक है, कुल्ली संस्कृति जो यहां पर नीचे दक्षिण की ओर आपको देखने को मिल रही, कुल्ली संस्कृति आपको मिलेगी। कुल्ली के अलावा आप नाल संस्कृति, नाल संस्कृति, क्वेटा संस्कृति, तो ये सारे जो प्लेसेस हैं अलग अलग संस्कृतियों के एक तरीके के मृदभांड इसमें देखने को मिलते हैं। तो एक तरीके के मृदभांड नाल और उसके आसपास के क्षेत्र को मिल गए तो वो नाल संस्कृति हो गई। राना घुंडई में देखने को मिल गए तो राना घुंडई संस्कृति हो गई। इसी तरीके से झांव है, क्वेटा है, कुल्ली है, ये सारे के सारी जो संस्कृति प्लेसेस हैं, देखिए यहां पर ये झांव है, ये क्वेटा है, ये राना घुंडई है, ठीक है, और आपका ये कुल्ली है। ठीक है, ये इस तरीके की आपको संस्कृतियां हमको देखने को मिल रही हैं अलग अलग लोकेशन पे। इसी तरीके से सिंध लोकेशन में जाएंगे तो सिंध लोकेशन में अलग प्रकार की संस्कृति देखने को मिलेगी। सिंध लोकेशन में आपको अलग प्रकार की संस्कृति देखने को मिल सकती है। अब देखिए सिंध रीजन इधर वाला है, ये वाला रीजन जो सिंधु नदी के पास में सिंध वाला रीजन हमको देखने को मिलता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये सिंधु नदी के रीजन के आसपास का है। इसको थोड़ा मैं डार्क कलर से लिख देता हूं आपको, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो सिंधु में आपको सिंधु में अगर आप देखेंगे तो सिंधु में आपको जो लोकेशंस देखने को मिलेंगी उसमें संस्कृतियां मिलेंगी आपको आमरी संस्कृति, और कई बार इसको कंबाइंडली आमरी नाल संस्कृति के रूप में जाना जाता है। तो आमरी संस्कृति या आमरी नाल संस्कृति एक ही बात है। इसी तरीके से आपको यहां पर एक और संस्कृति देखने को मिल जाएगी, कोट दीजी, ये सिंधु में है। ये देखिए ये वाला जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये आपकी आमरी है और ये है क्या है, कोट दीजी संस्कृति है। इसी तरीके से भारत में आप देखेंगे तो भारत में बीकानेर में आपको एक संस्कृति देखने को मिलेगी। ठीक है, भारत में आपको बीकानेर में एक संस्कृति देखने को मिलेगी। देखिए यहां पर ये, और बीकानेर में जो आपको संस्कृति देखने को मिलेगी वो है सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति जो है हमको बीकानेर में देखने को मिलेगी, सोथी संस्कृति। तो ये हमारा राजस्थान के बीकानेर में सोथी संस्कृति है। तो ये संस्कृतियों के आधार पर मैंने आपको यहां पर विभाजन बता दिए कि संस्कृतियों के आधार पर विभिन्न क्षेत्र हैं प्राग के, जो कि बलूचिस्तान में, सिंधु में, और ये बलूचिस्तान का हिस्सा है यहां पर, ये सिंधु का हिस्सा है, और ये वाला राजस्थान, ये आप राजस्थान ये इलाका देखिए। तो राजस्थान में आपको अलग अलग संस्कृतियां देखने को मिल रही। लोकेशन समझ में आ रही है कि नहीं? नदियों के आधार पर भी मैंने आपको चीजें दिखा दी हैं। अगर आप इसको नदियों के पास भी देखना चाहेंगे तो आसानी से आपको दिख जाएगी। जैसे ये आपकी सिंधु नदी से थोड़ी पश्चिम की ओर ये सारी की सारी संस्कृतियां हमको देखने को मिल रही हैं।
एग्जैक्टली सिंधु नदी के पास में आपको कोटदी और आमरी संस्कृति देखने को मिल रही है। और सिंधु नदी से पूर्वी हिस्से में जो आपको संस्कृति देखने को मिल रही है वो आपकी बीकानेर राजस्थान की। यहां से कभी सरस्वती इसी के आसपास से नदी गुजरती थी, तो वो तो अब नहीं है, लेकिन सिंधु की ही स्थल हम इसको मानेंगे। तो सिंधु के पूर्वी हिस्से में आपको राजस्थान के बीकानेर में संस्कृति देखने को मिल जाती है। आई होप कि आपको ये सारे के सारे लोकेशंस जो मैंने यहां तक दिखाए हैं इस वाले में जिसमें मैंने आपको अलग अलग पॉइंट्स दिखाए, और यहां पर मैंने आपको जो सांस्कृतिक रूप से संस्कृति के तौर पर जो लोकेशंस दिखाए ये समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए कुछ भौगोलिक विस्तारों के ऊपर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। यानी सिंधु के ही जो भौगोलिक विस्तार हैं उनके ऊपर हमारा थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा। तो अगला पॉइंट जो है वो सिंधु के भौगोलिक विस्तार पर है, जिसको कि हमें आज के इस टॉपिक में खास तौर से कवर करना था। ठीक है, तो ये एक मैप रफली बना रखा है, इसमें मैं तमाम सारे प्लेसेस आपको शो करूंगा, और इसी प्लेसेस में आपको सिंधु का भौगोलिक विस्तार देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है आपका सिंधु मतलब सैंधव सभ्यता से। सिंधु का अर्थ यहां पर किससे है? सैंधव सभ्यता से। सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार हमने अपनी सामान्य जो राइटिंग है उससे थोड़ा छोटा यहां पर लिखा है मैंने यहां पर, और आप हर बार समझ पा रहे होंगे कि मैं ये छोटा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इन जगहों के इनके लिए बहुत सारी जगह हमें बोर्ड के अंदर चाहिए होती है, तो हम छोटा करके इसको लिख रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग इसको हाई क्वालिटी पे देखा करिएगा। HD में आपका ये रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, आराम से ये जो सेशन है वो देख सकते हैं आप। तो इसको हाई क्वालिटी करके थोड़ा सा देखेंगे तो आपको प्लेसेस में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये मेरा सजेशन है। बाकी चीजें तो आप कर सकते हो थोड़ी लो क्वालिटी में भी, इसको थोड़ा हाई क्वालिटी में देखिएगा, क्योंकि मैपिंग के प्लेसेस बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसा मैंने कई बार आप लोगों को पहले ही बताया। देखिए, अब अगर हम सिंधु के समय के भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं, तो इसके हम उदय की अगर हम बात करें तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में आपको दिख रहा होगा। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब भारत और उसके आसपास के लोकेशन में। और मैंने आपको बताया, एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा इसका बॉर्डर डेप्थ जो है इसके बॉर्डर की बढ़ाना चाहता हूं, जिससे कि आपको इंडिया का बॉर्डर सही से दिख पाए। ठीक है, तो मैं इंडिया का बॉर्डर जल्दी से एक बार जो है फिर से बढ़ा देना चाहता हूं, जिससे कि आपको ये बॉर्डर समझ में आ पाए, क्योंकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमको देखना है ये सब, है ना। ये देखिए, और अब देखिए इधर से जो लाइन जा रही है पाकिस्तान की तरफ की है, तो हम आपको केवल इंडिया की तरफ ही लेकर के चल रहे हैं। एकदम आपको ये बॉर्डर दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से लीजिए भाई, ये हमारा इंडिया का लोकेशन इधर ऐसे जाएगा। तो हम भारत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत में निस्संदेह आपको ये उत्तर पश्चिम में देखने को मिल रहा है। तो हमको ये मोटे मोटे तौर पर समझना है कि ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में। इस सभ्यता का लोकेशन अगर हम देखें, स्थान अगर देखें, तो इसका स्थान कहां है? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। नॉर्थ वेस्ट की ये साइट्स हैं जो हमको यहां पर देखने को मिलेंगी। ये भी विकसित जो सभ्यता का स्थल है, जो बीच वाला जो सभ्यता मैंने आपको बताया था, विकसित जिसको परिपक्व सभ्यता के तौर पर यानी मैच्योर सभ्यता के तौर पर जाना जाता है, वो ज्यादातर प्लेसेस अपने पंजाब और सिंधु के क्षेत्र में लेकर के आते हैं। ठीक है, शुरुआती तौर पर तो आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन जो विकसित हड़प्पा है, विकसित हड़प्पा के जो क्षेत्र हैं, विकसित हड़प्पा के अधिकतर क्षेत्र जो हैं वो हमको पंजाब और सिंधु के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। सिंधु क्षेत्र का मतलब हो गया सिंधु नदी के आसपास का जो इलाका है उसमें देखने को हमको मिल जाता है। तो पंजाब और सिंधु के आसपास का जो विकसित हड़प्पा क्षेत्र है, वो अभी मैं यहाँ पे लोकेशन में आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन सी जगह हैं जहां पर हमको पंजाब और हड़प्पा की चीजें देखने को मिलती हैं। विकसित का मतलब हो गया वो जो बीच वाला हिस्सा है, उसको हम लोग विकसित हड़प्पा के तौर पर जानते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको।
अगर हम प्लेसेस की बात करें तो 1920 में प्रॉपरली 1921 में प्रॉपरली जो है एक्सकवेशन होने शुरू हो गए थे, जिसमें हड़प्पन साइट्स जो हैं वो हमको प्रॉपरली एक्सकवेट होकर के दिखाई दी थी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में सारी खुदाई करी गई थी, ठीक है। लेकिन 1922 में एक और महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा के अलावा जो था वो खोजा गया, मोहनजोदड़ो। तो इस तरीके से अगर हम ओवरऑल देखें 1947 जब हमारे देश को आजादी मिली, उससे पहले तकरीबन 40 स्थल थे जो 1947 से पहले जो है वो 1947 से पहले एक्सकवेट कर लिए गए थे, यानी कि उनको उत्खनित कर लिया गया था। 40 प्लेसेस, 40 स्थान थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अब तक, स्वतंत्रता से लेकर के अब तक, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में ये साइट्स खोजे जा चुके हैं। एग्जैक्टली तो इसकी काउंटिंग नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आप देखेंगे तो मोर देन 2800, यानी 2800 से अधिक स्थान जो है वो अभी तक खोजे जा चुके हैं, स्थल जो है अभी तक खोजे जा चुके हैं। वर्तमान विस्तार मैंने आपको बताया कि वर्तमान विस्तार के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये भारत में देखने को मिलेगा, ठीक है, वर्तमान विस्तार। इसके अलावा आपको ये पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, पाकिस्तान, और इसके अलावा आपको अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो अगर हम देशीय स्थिति की बात करते हैं, देश की बात करें, तो 3 देशों को यह सभ्यता कनेक्ट करती है या 3 देशों में विस्तृत तौर पर दिखती है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, ठीक है। ये क्षेत्र हमको इन जगहों पर देखने को मिलते हैं। कहां कहां पर? भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, इन जगहों पर हमको देखने को मिलते हैं। तो अब इन जगहों में कहां कहां कौन कौन सी लोकेशंस हैं, उन्हीं को हम खोजने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अफगानिस्तान की तरफ अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम अफगानिस्तान की साइट्स को देखें, ठीक है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान, यहां पर कौन सी लोकेशंस आपको देखने को मिलेंगी? हालांकि अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा लोकेशंस नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण तौर से। तो अफगानिस्तान में इसका विस्तार जो है वो आपको नॉर्दर्न अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है शोरतगुई, वहां से लेकर के मुंडी घाक मैंने आपको दिखाया था, शोरतगुई, शोरतगुई, मुंडी घाक, मुंडी घाक या गाक। देखिए शोरतगुई समथिंग हियर, यहां पे ऐसे मान के चलिए, ये आपका शोरतगुई है, शोरतगुई, और मुंडी घाक जो है समथिंग आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा, मुंडी घाक या गाक। ये 2 महत्वपूर्ण स्थल जो हैं वो आपके अफगानिस्तान के हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब ज्यादातर हिस्से जो हैं वो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान वाले लोकेशंस कौन कौन सी हैं उसके ऊपर आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में भी मैंने आपको बताया कि अलग अलग डिवीजन्स हैं, अलग अलग विभाजन हम जो है पाकिस्तान में करके देख सकते हैं। जैसे दक्षिणी बलूचिस्तान का जो हिस्सा है, पंजाब का जो हिस्सा है, सिंध का जो हिस्सा है, यह आपको पाकिस्तान में विभाजन के तौर पर देखने को मिलेगा। कौन कौन से हिस्से में? जैसे हम दक्षिणी बलूचिस्तान की बात करते हैं, बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशन है? बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला जो रीजन है उसमें कौन कौन सी लोकेशन, अगर हम उस पर गौर करें तो हमको इसमें सुतका गेंडोर देखने को मिलेगा। अब सुतका गेंडोर आपको कहीं यहां पर देखने को मिल सकता है, ये लोकेशन मैं यहां पर बना दे रहा हूं, ये सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर, ठीक है। तो आपको एक लोकेशन इसमें याद रखनी है, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर से थोड़ा सा पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, दक्षिण में ही, तो सोतका कोह एक जगह पड़ती है, सोतका कोह, सोतका कोह, ये भी आपका बलूचिस्तान रीजन ही है, तकरीबन इस जगह पर। ये जो जगह है ये आपकी
सोतका, जैसे सुतका है वैसे ही सोतका है, सोतका को, ये लोकेशन हमको इस जगह पर देखने को मिलेगी। दक्षिणी बलूचिस्तान में ये एक जगह मिल गई। इसी तरीके से आपको मैंने पहले जब पाषाण काल बताया था तो उस समय आपको बालाकोट का हिस्सा बताया था, बालाकोट, तो बालाकोट भी आपको यहीं कहीं देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान वाले रीजन में, बलूचिस्तान का बालाकोट, बालाकोट। तो एक रीजन आपको यहां पर ध्यान रखना है बालाकोट का, बालाकोट। और थोड़ा सा उत्तर की तरफ जब चलेंगे, मतलब है तो बलूचिस्तान का हिस्सा, लेकिन यहां इन प्लेसेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उत्तर की ओर जब चलेंगे तो वहां पर एक जगह पड़ेगी डाबरकोट। इस जगह पे कहीं पे आपको बलूचिस्तान वाले एरिया में डाबरकोट मिलेगा, डाबरकोट। तो भाई डाबरकोट भी इसकी एक जगह है, डाबरकोट। तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस थे जो आपको इन पे ध्यान रखने। अब पंजाब जो है वो भारत में भी है और पंजाब जो है वो पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान वाले पंजाब की अगर हम बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण तरीके से आपको हड़प्पा साइट देखने को मिलेगी जो कि बिल्कुल सिंधु नदी के पास में है, इस जगह पर, यहां पर हड़प्पा। तो मैं पंजाब की तरफ की बात कर रहा हूं, पंजाब की तरफ की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आपको हड़प्पा, ये प्लेस आपको हड़प्पा देखने को मिलेगा 1921 में जिसको एक्सकवेट किया गया है। इसी तरीके से यहीं पर आपको रहमान ढेरी देखने को मिलेगी, रहमान ढेरी, ठीक है। तो ये भी इसी का हड़प्पा वाला जो स्थल है, हड़प्पा, रहमान ढेरी, ये जगह हो गई। ये दोनों हिस्से पंजाब के हैं। और पंजाब में एक और खास जगह मिलेगी आपको इसी के पास में, जलीलपुर, इसी रहमानगढ़ी के पास में, यहां पर जलीलपुर, जलीलपुर। और यहीं कहीं पर आपको मिलेगा गुमला, ठीक है, इसी जगह पर कहीं पर मिलेगा गुमला, ठीक है। तो भाई हमारे पास में जलीलपुर, जलीलपुर और गुमला वाली जो जगहें हैं ये हमको पंजाब के प्रमुख स्थलों में मिल गया, जो पाकिस्तान का पंजाब वाला इलाका है वहां पर हमको देखने को मिलेगा। अब पाकिस्तान में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण जगह है जिसको हम सिंधु रीजन बोलते हैं, सिंधु क्षेत्र बोलते हैं। इधर वाला जो हिस्सा है ये हमारा सिंधु क्षेत्र है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्लेस जो एग्जैक्टली सिंधु नदी पर ही पड़ता है, माफ कीजिएगा, हमने हड़प्पा जो है वो गलत जगह बना दिया है, हड़प्पा यहां पर नहीं होगा, एक मिनट, हड़प्पा को गलत जगह लोकेट कर दिया था मैंने। यहां पे हड़प्पा जो है समथिंग आपको रावी के पास देखने को मिलेगा ना, इस जगह पर, यहां कहीं पे आपको हड़प्पा देखने को मिलेगा, हड़प्पा। और जब मैंने ये हड़प्पा साइट आपको बताई तो हड़प्पा जो है ये पंजाब वाला इधर वाला रीजन है, ये हड़प्पा रावी नदी के एक्चुअली किनारे है। तो आपको हड़प्पा साइट यहां पर देखने को मिलेगी, जैसे यहां पर मैंने पहले बनाई थी, ठीक है, वो थोड़ा गलत यहां पे बन गया था इसलिए मुझे वो पूरा मिटाना पड़ा, ठीक है। आप लोग भी अगर मेरे साथ मैप बना रहे थे तो थोड़ा सा आपको कस करना पड़ेगा, दोबारा से इसको जो है सही कर लीजिएगा। हड़प्पा है, हड़प्पा के बाद रहमान ढेरी है, इसी जगह पर, इसी जगह के आसपास आपको रहमान ढेरी देखने को मिलेगी, रहमान ढेरी। और रहमान ढेरी भी मैंने आपको पंजाब की साइड बताई थी। इसी तरीके से आपको जलीलपुर, जलीलपुर, जलीलपुर और इसी तरीके से आपको गुमला, गुमला जगह जो है आपको देखने को मिलेगी, गुमला। ये जगहें हमको देखने को मिल रही हैं जो आपकी पंजाब क्षेत्र में ही मिलेंगी, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर लिख भी दे रहा हूं भाई पंजाब में कौन कौन सी हैं। पंजाब मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब, इसमें हड़प्पा है, ठीक है, हड़प्पा। इसके अलावा मैंने आपको रहमान ढेरी बताया है, जलीलपुर बताया है, और जलीलपुर के अलावा आपका ये गुमला जगह जो है ये बताइए। अब आप ऐसे लिख सकते हो। चलिए अब हम अगर सिंधु क्षेत्र में आते हैं, अब अगर हम सिंधु क्षेत्र में आते हैं तो सिंधु क्षेत्र में हमको जो जगह देखने को मिलेगी
वो यहां पे कहीं पर, इस जगह पर कहीं पर सिंधु नदी के पास में मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगी, मोहनजोदड़ो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं दोनों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये काफी दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो मोहनजोदड़ो हमको देखने को मिलेगा भाई, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो वाला हिस्सा हमको देखने को मिल गया। मोहनजोदड़ो के अलावा आप देखेंगे चनहुदड़ो है, कोटदीजी मैंने आप लोगों को देखिए यहां पर दिखाया था, ये कोटदीजी वाला हिस्सा जो देखने को दिखाया था मैंने, इसी जगह पर कहीं पर कोटदीजी है, कोटदीजी, ठीक है, कोटदीजी। अब यहां से क्या क्या चीजें मिली हैं इनको हम लोग एक बार और पढ़ेंगे, कल का जब सेशन होगा हमारा तो इन इंपॉर्टेंट प्लेसेस को रिलोकेट करते हुए इनकी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहीं से आपको चनहुदड़ो देखने को मिलेगा पास में ही, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो सिंध प्रांत में ही पड़ता है, चनहुदड़ो, कहीं कहीं चनहुदारो लिखा रहता है, वो उच्चारण के हिसाब से ही है, उसमें उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां पे आप मोहनजोदड़ो देख रहे हैं उसी जगह से लोहमजोदड़ो भी है, उसी के पास में एक जगह आपकी लोहमजोदड़ो भी है, लोहमजोदड़ो। तो लोहमजोदड़ो भी एक जगह हमको यहां पर लिख लेनी है, लोहमजोदड़ो। और आप यहां पर देखिए मैंने आपको एक जगह आमरी दिखाई हुई है, देखिए आ के ऊपर अंक की बिंदी नहीं है, ये प्लेस है, लोकेशन है ये, ठीक है, ये लोकेशन है आमरी। तो आपको यहीं पर इस जगह पर आमरी भी देखने को मिलेगा, आमरी, ठीक है। तो आमरी भी आपका सिंधु क्षेत्र में ही पड़ता है। ये पाकिस्तान की कुछ जगहें थी जो मैंने आपको लोकेशंस में दिखाई, ये भौगोलिक विस्तार के क्षेत्र के आधार पर अगर हम देखें तो भौगोलिक विस्तार के क्षेत्र के आधार पर ये कुछ प्लेसेस थे जो आपको यहां पर देखने को मिले। अब हम भारत के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, देखिए इसमें से जितनी भी लोकेशंस हमने दिखाई हैं भारत के बाहर हैं, यानी पाकिस्तान आज वर्तमान की स्थिति में, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मैंने स्थितियां यहां पर दिखाई हैं। अब मैं आपको यही लोकेशन दिखा देता हूं, यही लोकेशन दिखा देता हूं, एक मिनट, हाँ यही लोकेशन दिखा देता हूं, लेकिन मैं ये वाले प्लेसेस हटा देता हूं क्योंकि इसमें मैं कुछ भारत के पॉइंट्स यहां पर नोट करवाना चाहता हूं। तो ये आपने लिख ही लिए हैं कहां कहां पर हैं, है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूं पूरा यहां से, लोकेशंस बने रहने देंगे हम, लेकिन इस जगह पर अब हम भारत को यहां पर देखेंगे, भारत में इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं उसकी चर्चा हम आपसे यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम चर्चा करेंगे इसकी, ठीक, भारत की लोकेशंस को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए भारत की लोकेशन को देखेंगे और भारत में समझेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इंडिया में लोकेटेड हैं और कहां कहां लोकेटेड हैं। बहुत बड़े मात्रा में भारत में इसके स्थल हमको देखने को मिलेंगे, पंजाब है, हरियाणा है, आपका गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, इन सब जगहों पर कुछ ना कुछ प्लेसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम पंजाब की तरफ ही चलेंगे और पंजाब में कौन कौन से स्थल हमको देखने को मिलेंगे भारत के, उनके ऊपर थोड़ी सी दृष्टिपात करते हैं, उनको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए पंजाब ये वही जो आपकी ये सिंधु नदी जो जा रही है, सिंधु नदी के ही सहायक नदियों का जो पंजाब वाला रीजन है वो हम यहां पर देख रहे हैं भारत के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर पंजाब में सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है वो रोपड़ है, और रोपड़ तकरीबन आपका इस जगह पर कहीं पर मिलेगा, ये है रोपड़, रोपड़। तो बहुत छोटी छोटी जगहें यहां पर हो जाएंगी, तो मैं इसको पूरा तकरीबन पंजाब बताते हुए इधर की ओर लोकेट कर देता हूं कि पंजाब में आपको कौन कौन से स्थल देखने को मिल सकते हैं। तो पंजाब में आपको रोपड़ देखने को मिलेगा, वर्तमान समय में आप कई जगहों पर रोपड़ को रूपनगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रोपड़ जगह है यहां पर, ये इसी के पास में कोटला निहंग एक जगह पड़ती है, कोटला निहंग, संघोल एक जगह पड़ती है, तो ये सब इन्हीं पंजाब में ही, कोटला निहंग, कोटला निहंग,
ठीक है, संघोला, संघोला जगह का नाम शायद आपने हिस्ट्री में दूसरी जगहों पर भी सुना होगा। चाक 86 एक जगह है, बाड़ा जगह है, चाक 86, बाड़ा, ये सब जगहें जो हैं वो आपकी पंजाब में लोकेट होती हैं। भौगोलिक विस्तार है ये पंजाब का, भारत के पंजाब का, ये पंजाब जो है ये भारत, और जब मैंने यहां पर पंजाब दिखाया था तो ये पंजाब पाकिस्तान वाला है, पाक पंजाब, ठीक है। तो ये चीज आपको अंतर में रखनी है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं आप, ये अलग पंजाब है और यहां अलग पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये पंजाब के कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। पंजाब से थोड़ा ही नीचे आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये लोकेशन समथिंग, इधर की जो लोकेशंस हैं, इस लोकेशन में आपको हरियाणा देखने को मिलेगा, इस लोकेशन में आपको हरियाणा देखने को मिलेगा। तो मैं हरियाणा की जगह भी इधर ही बना देता हूं, है ना, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा की जगह भी मैं आपको इधर ही बना करके दे रहा हूं, जिससे कि आपको हरियाणा भी पंजाब से लगा हुआ ही प्रांत है। इसमें आपका बनवाली है, राखीगढ़ी है, बनवाली, राखीगढ़ी, बहुत ही ऐसी जगह हैं जो आपने इसके लिए सुनी जरूर होंगी, ठीक है। बनवाली, राखीगढ़ी, कुणाल एक जगह है, कुणाल बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ से चांदी का जो है आपको एक ताज देखने को मिलता है, ताज टाइप की चीज है। यहाँ पर एक जगह पड़ती है बालू, ठीक है, बालू पड़ती है रोपड़ के पास में, मतलब पंजाब के रोपड़ को थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए बालू हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ समथिंग कहीं आपको इस जगह कहीं पे ये बालू जगह है, ठीक है। यहीं कहीं पे आपको राखीगढ़ी देखने को मिलेगी, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी का लोकेशन है, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो राखीगढ़ी हमको देखने को मिलेगी। बनवाली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बनवाली इस जगह पे कहीं पे, बनवाली, बनवाली, ठीक है। एक मिनट, बनवाली, ये कोई जगह हो गई आपकी, ठीक है। बनवाली, राखीगढ़ी, कुणाल भी आपको यहीं पर ऊपर की ओर थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। ये जगह मान लीजिए कुणाल है, कुणाल, ये कुणाल अभी जगह आपको देखने को मिल गई। इसी तरीके से मिथातल एक जगह है, मित्ताथाल, मिता, आधा ता के साथ पूरा ता बना है, मिताथल, मिताथल, ये भी जगह आपका लिख देता हूं यहां पर भी, मिताथल या मित्ताथल, ये भी आपका हरियाणा में पड़ने वाला एक प्लेस है, जो कि आपको इंपॉर्टेंटली देखने को मिलता है हड़प्पन साइट के रूप में, इंडियन हड़प्पन साइट के रूप में। गुजरात की बात कर लेते हैं। पश्चिम के इलाके में अगर हम आएंगे तो गुजरात में कच्छ का रण है हमको यहां पर, इस जगह पर, ये वाला जो प्लेस है ये कच्छ का रण हमको कहलाएगा, कच्छ का रण, कच्छ का रण। और कच्छ के रण से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह हमको देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं सुरकोटड़ा, ठीक है, सुरकोटड़ा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह एक हमको देखने को मिलती है जिसका नाम है धौलावीरा, धौलावीरा। और यहां पर आपका सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा। तो भाई कच्छ के रण से हमको धौलावीरा देखने को मिलेगा, धौलावीरा, और कौन सा देखने को मिलेगा, सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा। जब हम गुजरात की बात कर रहे हैं, ये दोनों गुजरात में ही हैं, ठीक है, ये दोनों गुजरात में ही हैं। तो गुजरात में ये वाला जो इलाका है जो कि खंबात की खाड़ी की तरफ देखते हैं, ये वाला जो खाड़ी है ये खंबात की खाड़ी है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो खंबात की खाड़ी की तरफ हम देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हमको यहाँ पे मिलेंगे। ये आपकी, ये जो है आपकी खंबात की खाड़ी है, खंबात खाड़ी। तो इस तरफ जो हमको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ की लोकेशंस में अगर हम देखें, खंबात की खाड़ी साइड, खंबात की खाड़ी की ओर, खाड़ी की ओर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगी जगह हमको लोथल, लोथल जगह हमको यहाँ पर मिलेगी, जो कि वहां के बंदरगाह स्थल के तौर पर जानी जाती है। लोथल, लोथल के अलावा आपका यहीं पर रंगपुर भी आपका पड़ेगा, ये मान लेते हैं लोथल है, ठीक है। यहीं पे आपका जो है ये रंगपुर पड़ेगा, रंगपुर,
ठीक है। रंगपुर भी आपका यहीं पे पड़ जाएगा। रंगपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, कृषि के कुछ साक्ष्य महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बताएंगे इसके बारे में। रोजरी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सबसे नीचे आपको यहाँ पर रोजरी देखने को मिलेगा, रोजरी ये वाली प्लेस पे, तो हम यहाँ पर रोजरी भी लिख सकते हैं। ये सब आपके खंबात की खाड़ी साइड में गुजरात में पड़ने वाली लोकेशंस हैं, ठीक है। गुजरात में ये सबसे ऊपर लोथल से भी और ऊपर इस जगह पे कहीं पर देखेंगे, यहाँ पे मतलब जहाँ पे खंबात की खाड़ी एकदम जस्ट एंड होती है नीचे की ओर से ऊपर की ओर जब जाती है, तो वहां पर एक कुंतासी एक जगह पड़ती है, कुंतासी। तो कुंतासी भी इसी इलाके में कहलाएगा, कुंतासी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस जो थे वो खंबात की खाड़ी की ओर हैं जो रिप्रेजेंट होते हैं, और ये कच्छ की रण की ओर हैं जो रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो ये खंबात की खाड़ी की ओर हैं, ये कच्छ की रण की ओर है। तो आपके गुजरात की तरफ वाला हिस्सा भी तकरीबन हमारा पूरा होता हुआ दिखाई देता है। प्रयाग पाटन भी जगह इसी में पड़ती है, आपको प्रयाग पाटन है। सबसे दक्षिण में अगर हम देखेंगे तो इस जगह कहीं पर एक जगह पड़ती है पोतारी, इस जगह पे कहीं पे ये एक जगह है, तो यहाँ पर आप पोतारी लिख सकते हैं, पोतारी। ये कहीं कहीं पोदारी लिखा रहता है, कहीं कहीं पोतारी लिखा रहता है, तो पोतारी, पोदरी या पोदारी एक ही जगह है, ठीक है। राजस्थान की ओर आ जाएंगे, थोड़ा सा मिड में आने का प्रयास करेंगे। तो ये लोकेशंस हमने गुजरात की बताई है, ठीक है। ये लोकेशन हमने गुजरात की बता दी है, ये भी गुजरात की लोकेशन है। ये पंजाब और हरियाणा की लोकेशंस हो गई आपकी, ठीक है। ये गुजरात की लोकेशंस हो गई। अब अगर हम राजस्थान की तरफ चलेंगे तो राजस्थान में दो बहुत महत्वपूर्ण जगह मिलती हैं, एक कालीबंगा और एक बालाथल, ठीक है। एक आपका कालीबंगा मिलता है और एक क्या मिलता है, बालाथल। मान लेते हैं यहां कहीं पर ये वाला जो स्थल है ये कालीबंगा है, कालीबंगा, और एक जगह आपका बालाथल, बालाथल। तो भाई ये दोनों के दोनों प्लेसेस जो है हमारे राजस्थान के हैं, इनको कहां लिख दें, इनको भी मैं यहीं पे लिख देता हूं, राजस्थान के, राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा और बालाथल, ये दो प्लेसेस हमको राजस्थान में देखने को मिल गए, ये वाले। ये राजस्थान के अलावा अगर आप थोड़ा सा और साउथ में आएंगे तो आपको सौराष्ट्र के नीचे वाला जो हिस्सा है, महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, वहां पर आपको एक जगह देखने को मिलेगी तकरीबन, मतलब, और जहां पे ये जो नदी जा रही है ये, यहां कहीं पे आपको एक जगह देखने को मिलेगी जिसको कहते हैं दैमाबाद। तो दैमाबाद जो है ये आपका महाराष्ट्र का लोकेशन है, तो आप इसको यहीं पर लिख लीजिए, उधर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही लोकेशन है। तो आप इसे महाराष्ट्र के तौर पर, महाराष्ट्र के तौर पर ये एक लोकेशन अच्छे से याद रख सकते हो। इसलिए भी याद रखना है क्योंकि ये नॉर्दर्न मोस्ट साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम जो हिस्सा है वो ये दैमाबाद ही है, जो यहां पर आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अलावा सबसे ऊपर वाले हिस्से में जाएंगे तो यहां पर आपको जो जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका देखने को मिल रहा है, इसमें एक जगह देखने को मिलेगी मांडा, ठीक है। यहां पर आपको एक जगह देखने को मिल सकती है मांडा, मांडा ये आपकी जम्मू कश्मीर की जगह हो गई। तो ये भी एक प्लेस है, तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो, इसको भी अलग से लिखने की जरूरत है नहीं, चाहे तो आप यहां पे लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, ठीक। ये पंजाब को मिटा देता हूं क्योंकि पंजाब तो मैंने उधर लिख दिया है। तो भाई जम्मू कश्मीर में आपका कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर में आपका हो गया मांडा। महाराष्ट्र में कौन सा हो गया, महाराष्ट्र में हो गया आपका दैमाबाद। ये लीजिए जी, दोनों चीजें हमने अलग अलग यहां पर लिख दी। अब आपकी एक जगह बची जो कि है यूपी। यूपी में आपको पूर्वी हिस्से में यहां पे कहीं पे आपको आलमगीरपुर देखने को मिलेगा, इस जगह कहीं पर ये आपको हिस्सा देखने को मिलेगा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये आपका यूपी में है। तो यूपी में जो ये हिस्सा है, ये जो हिस्सा आपका दिख रहा है, इसमें आप देखोगे तो एक तो आपका ये आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर के अलावा आपको सलौनी जगह देखने को मिलेगी, सलौनी इसको बोलते हैं, ठीक है। सलौनी के अलावा मांडी, मांडी है, मांडा नहीं है, ध्यान रखेंगे, मांडा जम्मू कश्मीर में है, मांडी जो है आपका ये मुजफ्फरपुर में आपका पड़ता है,
जो पुर है उत्तर प्रदेश का, उसमें आपको ये देखने को मिलता है। तो ये कुछ लोकेशंस हैं जो आपको यूपी के लिए याद रखनी है। मांडी, मांडी के अलावा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और इसके अलावा सलौनी। ये कुछ जगह हैं जो आपको उत्तर प्रदेश के लिए याद रखनी चाहिए। तो बेसिकली हमने मोटे मोटे तौर पर इन सभी जगहों की लोकेशन आपको रिप्रेजेंट करा दी हैं, इस मैप में दिखा दी हैं। अब आप केवल इन पर नजर डालो और देखो तो आपको पता चलेगा कि सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु क्षेत्र जो है, मैं इसको एक बिल्कुल डिफरेंट कलर से बना देना चाहता हूं। आप देखो तो आपको पता चलेगा भैया कि ये जो हमारा प्लेस है, ठीक है, मैप के अंदर ही रहेंगे हम लोग। ये जो हमारा प्लेस है वो कहीं ना कहीं ऐसा है। ओहो, एक मिनट, इसको ऐसे कनेक्ट करता है। अब आप इसको देखिए, ये जो हमने एरिया बनाया, जो ग्रीन कलर की बाउंड्री में बना हुआ आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर की बाउंड्री में बना हुआ जो प्लेस है, इसको आप देखिए, आपको समथिंग ट्रायंगुलर शेप दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुजाकार कुछ हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका हम आकार की बात करें तो इसका आकार जो है, इसका जो आकार है, आकार जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का भौगोलिक आकार जो हमको देखने को मिलता है वो त्रिभुजाकार देखने को मिलता है, त्रिभुजाकार। और त्रिभुजाकार के साथ साथ हमको इसका क्षेत्रफल देखें, इतने पूरे एरिया का क्षेत्रफल अगर हम देखने का प्रयास करें तो ये आपका 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास पड़ता है। ठीक है, ये एरिया जो हमने आपको यहां पर दिखाया है ये तकरीबन। अब इसमें जो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम वाली जगह है उसको भी जरा देख लीजिए। ये आपका आलमगीरपुर है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ये आपका मांडा है, ठीक है, मांडा। ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ये आपका सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर। दिस वन इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड हियर इज, ये जो आपका है क्या है, ये आपका दैमाबाद है जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो 4 लोकेशंस मोटे मोटे तौर पर आपको दिख रही होंगी। अब इन्हीं को यहां पर जरा इस तरीके से बना लीजिए। अगर हम इसको इस तरीके से लोकेट करें तो आपको यहां पर मिलेगा मांडा, ठीक है, मांडा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, मांडा जो है आपका जम्मू कश्मीर हो गया। और सबसे उत्तरी हिस्सा हुआ, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है आपका कौन सा हुआ, मांडा हुआ, जो कि जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये आपका चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में, मैंने थोड़ा ज्यादा ऊपर बना दिया है इसको, यहां पर कहीं पर मुझे बनाना चाहिए था मांडा। मतलब आप इस लोकेशन को यहां से लेकर के चलिए, ठीक है, इस जगह से लेकर के चलिए, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो ये जम्मू कश्मीर का मांडा जो है वो चिनाब नदी के आसपास हमको देखने को मिलता है। देखिए मैप जो है कोई स्केलिंग के आधार पर नहीं बनाया गया है, समथिंग लाइक गैसेस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर चलता है, वैसे जितना एक्यूरेसी चले उतना ज़्यादा ठीक है, जितना ज़्यादा एक्यूरेट बनाने का प्रयास करें उतना ज़्यादा ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आलमगीरपुर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर ये आपका मेरठ में जगह पड़ती है, यूपी में। और ये एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है हिंडन, हिंडन नदी के तट पर पड़ता है, हिंडन नदी। तो हिंडन नदी के तट पर आपको ये आलमगीरपुर देखने को मिलेगा। दक्षिण में आपका दैमाबाद है, दैमाबाद। और दैमाबाद आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और ये गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा, प्रवरा नदी। तो प्रवरा नदी के तट पर हमको देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं आप, नीचे से ये प्रवरा नदी जा रही है, ये ऊपर से जा रही है नदी गोदावरी है, ठीक है। तो गोदावरी नदी के तट पर आपको, गोदावरी नदी के सहायक नदी है एक प्रवरा, उसके तट पर आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा दाश्क नदी है एक पश्चिम में बलूचिस्तान में, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर जो है वहीं पर पड़ता है, दाश्क नदी के किनारे, दाश्क नदी, ठीक है, दाश्क नदी किनारे पड़ता है। ये आपका बलूचिस्तान में है।
बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, ये बलूचिस्तान में। तो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम का ये हिस्सा है जो कि आपको त्रिभुजाकार हिस्से में 12,99,000 तकरीबन 600 वर्ग किलोमीटर के आसपास। इसकी चौड़ाई हम देखेंगे तो ज्यादा है और लंबाई जो है ऊपर से नीचे की जो लंबाई है ये थोड़ी सी कम है। तो ऊपर से नीचे तक अगर हम देखेंगे तो 1400 किलोमीटर के आसपास आपको ये लेंथ देखने को मिलेगी और तकरीबन 1600 वेड्थ आपको किलोमीटर की देखने को मिलेगी इस तरफ से इस तरफ की। तो मेरी ख्याल से मैंने ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन जो है, इस भौगोलिक विस्तार जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, आई होप कि ठीक तरीके से आपको समझ में आया होगा, विस्तृत तरीके से समझ में आया होगा। अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे उन्नत सभ्यताओं में गिने जाने वाली ये सिंधु घाटी सभ्यता काफी विस्तृत, काफी आधुनिक और काफी महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से रही है और है भी, अभी भी, आगे भी। समकालीन इतिहास की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो समकालीन इतिहास में आप इसकी तुलना मेसोपोटामियन सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता के आसपास से कर सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि मेसोपोटामियन सभ्यता जो है ज्यादा एडवांस रही, लेकिन अब ये प्रूव्ड है कि मेसोपोटामियन सभ्यता से अधिक विस्तृत, अधिक एडवांस आपको ये सैंधव सभ्यता के प्लेसेस देखने को मिलेंगे। अगली क्लास में हम जब आपसे मुलाकात कर रहे होंगे तब हम इन्हीं प्लेसेस पर, इन्हीं जगहों में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगहें हमको देखने को मिली हैं, उन इंपॉर्टेंट जगहों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आज का ये सेशन, आज का ये लेक्चर आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, जाना होगा, सीखा समझा होगा, नोट भी किया होगा। कैसा लग रहा है आपको ये सेशन, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।